नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम अब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, डेट तो अभी आई नहीं हुई है, बट जहाँ तक लग रहा है मई में ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, इसका 24 प्रैक्टिस सेट जो इससे पहले आ चुके थे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उनमें देख सकते हैं। आज रहेगा हमारा 25वां सेट। इसके बाद ये 25 सेट मैंने करवा दिए हैं। अब मैं इसके बाद आपके लिए जो टेस्ट पेपर टाइप में एक प्रैक्टिस सेट इसमें कंटिन्यू करूँगा, या फिर एक नई प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो आप मुझे कम से कम बताना कि इसी में मैं कंटिन्यू करवाऊँ, या फिर आप प्रैक्टिस सेट का जो अलग से वो फोल्डर बना दूँ। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो आएगी जो ये कंप्लीट 25 थे, इसके साथ ही जो अब आएंगे जब एग्जाम में डेली में एक सेट और लेके आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अंत तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, पहले में हम 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी के 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन पैटर्न वाइज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है। ठीक है, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब होता है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ठीक है, तो इसको कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरा है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या कुमार्ग। ठीक है, इसका क्या ये सकता है कुमार्ग। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन में मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, इसको 4 के 4 जो ऑप्शन दिए सबको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। और आप भी एक काम कीजिएगा, आप क्या करिए 1 से 100 तक नंबर लिखिएगा, और वहाँ पे जब तक मैं आंसर में क्लिक करता हूँ तब तक आप अपनी प्रैक्टिस देखिए, आपको कितना आ रहा है, आपको कितना स्कोर बन रहा है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और एग्जाम का भी टाइम कम बचा, अब इलेक्शन भी हो चुका है, तो आप क्या करिए अपना जितना जो जा हो सके दिन भर अपना रिवीजन में टाइम दीजिए, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए एग्जाम की। ठीक है, चलिए तीसरा है, जिसको प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य कहते हैं, दुर्लभ भी कहते हैं, दुष्कर कहते हैं, या फिर दुष्प्राय कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका अलभ्य कहा जाता है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चौथा है, नरेश सो रहा है वाक्य में कौन सा काल है। देखिए यहाँ पे 3 काल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, ठीक है, पहला क्या होता है भूतकाल होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, सॉरी, भूतकाल होता है। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, और अगला है, ठीक है, आज थोड़ा एडजस्ट कर लेगा, मेरी पेन काम नहीं करे तो मैं हाथ से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान और भविष्य काल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन 3 चीज़ों की बात चल रही है। ठीक है, भूतकाल जो जा चुका होता है, बीत चुका है, वर्तमान चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। तो नरेश सो रहा है। ठीक है, यहाँ बात कर नरेश क्या कर रहा है, सो रहा है। तो क्या है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, या फिर सामान्य भूतकाल है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका अपूर्ण भूतकाल है। क्या कर रहा है वो, नरेश सो रहा था बोला गया है। ठीक है, था सो रहा था, तो क्या होगा अपूर्ण, मतलब पूरा नहीं हुआ था वो। अगला है 5वां, आगरा का बहुवचन होगा। ठीक है, आगरे, आगरो, आगरे, या बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए आगरा जो होता है, आगरा का क्या होता है, कोई भी बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, आगरा को आगरा ही बोला जाता है, क्योंकि आगरा एक है जो भी है। ठीक है, चलिए छठा है, लोटा शब्द है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए, ठीक है, तत्सम तद्भव के अंदर भी विदेशा देशा शब्द जो होते हैं, इसमें लोटा है। ठीक है, लोटा तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। लोटा आया है जो वो जन्मा हुआ है, देश में जन्मा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, अगर जो शब्द बाहर से आया हुआ होता है उसको विदेशी कहते हैं, या फिर जो संस्कृत के समान जो शब्द हैं उनको तद्भव जिनमें चेंज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। 7वां है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की लोकोक्ति एग्जाम पूछी जा रही है। अभी देखिए, बबूल का पेड़ आम के पेड़ जैसा होता है। क्या बोला जा रहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से, मतलब ये कह रहा है कि बोया था पेड़ बबूल का, बट आम कहाँ से आएंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि आप आम का पेड़ तो आपने लगाया नहीं है, बबूल का पेड़ तो बबूल ही उसमें होगा। तो बबूल का पेड़ आम के पेड़ से अच्छा होता है, बुरे कर्मों की अपेक्षा कलंकित होना अधिक बुरा है, या बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, देखिए, तो मतलब बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, आपने जो बोया था आपको वही मिलेगा। ठीक है, 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द गलत है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, चिड़िया चिड़ियाँ, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ, जनता जनताएं। तो जनता क्या जनताएं होता है या नहीं होता है, आप खुद देख सकते हैं इस क्वेश्चन। देखिए चिड़ियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, तिथियाँ होती हैं, बट जनताएं नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत कौन सा आ जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। 9वां है, रात भर शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्या होता है रात भर, क्या अगर रात भर की बात हो रही है तो क्रिया विशेषण है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन,
जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कहते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिस वाक्य में वाच्य क्या होता है, बिंदु कर्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कृतवाच्य होता है। आपका क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें ठीक है क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तथा क्रिया के लिंग वचन में कर्ता के अनुसार होते हैं। जो लिंग वचन होंगे इसमें वो कर्ता के अनुसार यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, 11वां है गली गली है। समानार्थक शब्द, पुनरुक्त शब्द, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो गली गली किस टाइप का शब्द है? ठीक है, जो गली गली है आपका, ये है आपका पुनरुक्त शब्द है। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है ना गली गली की, देख सकते हैं। जैसे क्या होता है, बाल बाल होता है इत्यादि, ये शब्द जो होते हैं आपके। ठीक है, जब कोई शब्द क्या होता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। देखिए गली गली क्या है, ज्यों का त्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए 12वां है निम्न विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अनल, अनिल, समीर, मारूत। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे, तो निम्न में से बेमेल कौन सा होगा, अनल होगा। अनल क्यों होगा यहाँ पे, अनल किसका है, आग का पर्यायवाची, किसका है, आग का। जबकि बाकी जो क्या है, जो आप अनिल है, समीर है, पवन है, ये किसके हैं आपके ये आपके पवन के पर्यायवाची, किसके हैं, पवन के हैं। बट आपका अनल क्या हो जाएगा, ये आग का हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं 2 मिनट आपके रोकूंगा। देखिए जो आपका आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्जाम, बहुत से बच्चे एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ। जब भी एग्जाम की डेट जैसे आएगी मैं वहाँ बता दूंगा। अभी एग्जाम की डेट फाइनल नहीं हुई है, जहाँ तक लग रहा है कि मई के सेकंड वीक में एग्जाम हो जाएगा। तो और अभी यूके SSC क्या कर रही है, नया एक ट्रेंड उसे शुरू कर रखा है अपना, एग्जाम होने से 10 से 8 या 10 दिन पहले बता रही है। ठीक है, कि बोल दिया कि एडमिट कार्ड 2 दिन के बाद आ जाएगा और एग्जाम की डेट ही रहेगी। तो आप ये मत सोचिए कि एग्जाम का डेट आएगा, 1 महीने बचेगा, फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, आपको जरा भी टाइम नहीं मिलने वाला है। जनवरी के बाद से देखिए फिजिकल हुआ, 4 महीने जा चुके हैं, आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। बहुत से बच्चे आपसे जिसने प्रिपरेशन जनवरी से कर रहा होगा, फिजिकल के साथ साथ जो कर रहे थे, ठीक है, तो वो काफ़ी आगे निकल गए होंगे। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी एग्जाम की फाइनल डेट नहीं है। बट एग्जाम जब भी होगा 10 दिन के अंदर हो जाएगा, कोई आपको 2 से 3 महीने नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए आप चीज़ों को। ठीक है, और एक बार देखिए कि आपको क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। हिंदी के अंदर अनेकार्थी शब्द हैं, मुहावरे हैं उत्तराखंड के, ठीक है, कुमाऊनी गढ़ वाली, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वीडियो में जाकर उनको भी देख सकते हैं, कहीं और से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे इससे पढ़िए, बट आप ये करिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए अपनी। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को अपने। 13वां है शांत रस का स्थायी भाव है रति, जुगुप्सा, स्नेह या फिर निर्वेद। तो शांत रस जो होता है ये रहता है आपका निर्वेद रहता है। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जबकि रति संगार रस है। क्या है, संगार रस है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 14वां, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन या फिर प्रकम्बी व्यंजन। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, 15वां है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, रामायण में, महाभारत में, सामवेद या फिर ऋग्वेद में। तो किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और किसमें, 9वां अध्याय मिलता है। ठीक है, 16वां है पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, पुनः आजन्म, पुनर्जन्म, पुराना जन्म। ठीक है, तो पुनर्जन्म के लिए यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगी तो ये आपकी कौन सी रहेगी, ये रहेगी ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है किस जन्म में किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए अब तत्पुरुष समास नहीं है बोला गया। ठीक है, मंदांत, जेब खर्च, दाल रोटी या फिर विद्यालय। ठीक है, तो इसमें से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है इन चारों में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी सी है हमारा, ठीक है, दाल रोटी। तो दाल रोटी में क्या है हमारा तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है द्वंद्व समाज है। क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे द्वंद्व समास है। चलिए अगला है 18वां, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह। ठीक है, देखिए कारक चिन्ह मैंने करवाया भी है इससे पहले, प्लेलिस्ट में आके देखिएगा आप। ठीक है, हिंदी का फोल्डर बनाया वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ इनको। ठीक है, जहाँ पे पत्रकारिता वाले जो लेखन शब्द है, टिप्पण वाले पत्र लेखन, सरकारी पत्र, उसकी वीडियो बनी हुई है। 100 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं पार्ट्स में अलग अलग, तो आप उनको भी देखिए जाके। साथ में अभी यहाँ पे विराम चिन्ह चल रहा है हमारा। ठीक है, तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। ठीक है, देखिए कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, करण कारक है या फिर कर्ता कारक है। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपका
कर्ता कारक होगा। ठीक है, वाक्य में क्या होता है, वो जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है, ठीक है, तो उसमें कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक ने क्या किया यहाँ पे, पुस्तक पढ़ी, क्या करी है, पढ़ी होगी। तो इस वाक्य में क्या, बालक करता है, क्योंकि पढ़ी क्रिया है, पढ़ी क्या है यहाँ पे, क्रिया हो रही है, पढ़ना क्या है यहाँ पे, क्रिया हो रही है, ठीक है, कार्य हो रहा है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्रिया करने वाला कौन था यहाँ पे, बालक था, तो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, 19वां है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 10, 11, 12 या फिर 13। तो कितने हैं यहाँ पे, ये आपके 11 हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा। जैसे कि बताऊँ, आप बहुत से कहेंगे सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, ठीक है, साथ में यह है, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब क्या रहेंगे आपके, क्या रहेंगे सर्वनाम रहेंगे। ठीक है, कौन, क्या, ठीक है, ये सब होते हैं। चलिए, तो ये 11 होते हैं। अगला है 20वां, कोष्टक। ठीक है, ये जो दिया हुआ है मैं दिए गए विराम चिन्ह, देखिए विराम ये कौन सा होता है, पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है, पूर्ण विराम आपका ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है ये कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका अर्ध विराम होगा। ठीक है, अल्प विराम कैसा होता है आपका, अल्प विराम सिंपली होता है, और अर्ध विराम में इस टाइप से होता है। ठीक है, जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अब गलत है, तो आगे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आप रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएस के अंदर हम उत्तराखंड क्वेश्चन भी 40 करेंगे। ठीक है, तो भाग 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 22, देखिए 22वां क्वेश्चन, क्योंकि 21 क्वेश्चन जो था उसमें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो हम 22 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देंगे, बाद में वो करवा दूंगा मैं। देखिए कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान को अदल बदल करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, पहले इस क्वेश्चन को कभी भी आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था इनके द्वारा, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन क्या है, दाएं से। ठीक है, देखिए एक ये बनाइए, एक ये बनाइए। ठीक है, अब क्या करिए, सचिन की पोजीशन, सचिन ये बाई चांस सचिन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सचिन बाएं से, आपका बायां इस साइड हुआ। ठीक है, सचिन बाएं से कहाँ पे, 11वें पे है, ये आपका 11वां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका सचिन 11वें पे है। अगला बोला गया है और राज दाएं से 7वें पे है। अब यहाँ से राज, राज क्या है आपका 7वें पे है। ठीक है, ये आपका 7वां राज हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, बोला जैसे ये था। ठीक है, पहले यहाँ दिया हुआ है कि 11वें स्थान, अब यहाँ बाएं से अगर देखेंगे तो 11वें स्थान पे कौन है आपका, 11वें पे है आपका यहाँ पे सचिन है। ठीक है, अगला बोला गया है कि और राज दाएं से 7वें स्थान, अब दाएं से 7वें स्थान पे कौन है, यहाँ पे राज है। ठीक है, अगला अगर वे अपने स्थान को अदल बदल कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों क्या करते हैं, अपने स्थान को अदल बदल लेते हैं। ठीक है, ये अगर राज यहाँ चले जाता है, सॉरी सचिन राज यहाँ आ जाता है। ठीक है, मतलब अब राज 11 पे हो गया है और सचिन 7 पे हो गया है। ठीक है, अगला क्या बोला गया है, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पे हो जाता है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के, कुछ नहीं करना है आपको, एक में देखिए 7 + 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से -1 कम करना होता है तो आपका 22 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, राज का जो पूर्व का क्रम था, ठीक है 7वां, प्लस सचिन का नया क्रम क्या था, 16वां बोला था, तो दोनों को ऐड करना था, उसके बाद -1 कर देना है। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 23वां क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है। देखिए अब कुछ नहीं है, ए जैसे जनरेशन, देखिए ए जो है क्या बोला गया है, ए बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की, मतलब बी की पुत्री होगी तो माइनस हो जाएगा बी। ठीक है, ए माइनस, ठीक है, मतलब फीमेल है। हाँ ठीक है, अगला है बी सी की बेटी है, बी क्या है, सी की बेटी है। अब ये बी जो थी सी की बेटी थी, तो ये भी आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, मतलब फीमेल है। अगला है सी डी का भाई है, सी अब सेम जनरेशन सेम हो जाएगा, तो डी क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सी डी का भाई है, सी क्या, सी प्लस है, मतलब सी यहाँ पे भाई है, डी क्या है, माइनस हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला बोला गया है आगे, और डी ई की माँ है। अब डी क्या है, ई की माँ है, ई
ये हो जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, बी और ई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। और ऊपर सी और डी भी क्या भाई बहन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि ई पुरुष है, ई पुरुष है, देखिए प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ए का ई से क्या संबंध है। अब इसका ए का ई से संबंध बताया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भांजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 24वें क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ वेन डायग्राम दिया है, ठीक है। अब वेन डायग्राम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। अब जो ये वेन डायग्राम हमें दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, तो इसमें हमको देखना है ये किसको निरूपित कर रहा है इन सब में, ठीक है। देखिए अगर हम पहला देखते हैं, पुरुष पिता डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। डॉक्टर मानव गाय नहीं, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे, ठीक है, तो ये भी बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अगला है बिल्ली खिलौने लड़की, नहीं, देखिए बिल्ली खिलौने लड़की, कोई तीनों में किसी भी क्या है हमारे यहाँ पे लिंक नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। अगला है ऑफिस बॉय, बाई चांस हम क्या करते हैं, देखो ऑफिस बॉय हम ए को मान लेते हैं, फिर बोला गया है सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हम बी को मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑफिस बॉय, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति, अब देखिए तीनों हमारे क्या है, सही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं तो ट्राई करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसमें इसमें क्या करना है आपको, पहले टेनिस का बनाना है एक यहाँ पे, ठीक है, क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, उसके बाद गोल्फ का बनाना है, और उसके बाद वॉलीबॉल का, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिए हुए हैं क्या, अभिनव, अभिनव दिया हुआ है, ठीक है, अभिनव लिख लो। उसके नीचे आप यहाँ पे बरानी, दूसरी बरानी दी हुई है, ठीक है, बरानी का नाम बी लिख लो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कृष्ण और देव, तो के, कृष्ण का के कर दो, देव का डी कर दो। अब जो जो खिलाड़ी, जो जो ये जो 4 पर्सन है, ठीक है, ये जो जो गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, उसमें टिक करो, जो नहीं खेल रहा है वो देखना है, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा गया है, जो टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन है। अब यहाँ पे आपको बनाना है, देखिए पहले मैं आपको एक का बना के दे रहा हूँ, फिर आप खुद करोगे। अभिनव और बराकी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं, अभिनव और बराकी क्या कर रहे हैं, गोल्फ भी खेल रहे हैं और वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, मतलब ये दोनों आगे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अगला है अभिनव, ठीक है, ये हो गया। अब कृष्ण और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, कृष्ण और देव टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। अगला देखिए बरानी और कृष्ण क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, अब बरानी क्या खेल रहा है, क्रिकेट और वॉलीबॉल, ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है और वॉलीबॉल भी खेल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बनाइए, ठीक है, और इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर नहीं आएगा आपको समझ में, तो आप, मैं इसकी एक 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा अलग से, तो मैं आप या कमेंट सेक्शन में आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप इसको करिए, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, मैंने हिंट दे दिया आपको, बनाइए इसको, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए, ठीक है। देखिए अब विषम आकृति में कैसे यहाँ पे चुननी है, अगर फर्स्ट आकृति की बात करते हैं हम, देखिए, ठीक है, पहले में कितने हैं, 2 चतुर्भुज अंदर 4 6 और 8 10 है, अगले में 2 4 6 8 10 है, ठीक है, अगले में 3 6 4 10 है, नेक्स्ट वाले में 3 3 9 ही है, मतलब ये क्या हो जाएगी सबसे अलग, बाकी सब में 10 10 थे, डी में हमारे 9 ही है, ठीक है। 27वां है, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। देखिए अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। देखिए पहले वाले में क्या है, एरो इधर था, अगले वाले में अंदर आ गया था, अब इसमें एरो ऊपर है तो अगले वाले में एरो नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगले वाला देख लेते हैं हम फिगर में, देखिए एरो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दर्पण आकृति की बात कर रहा था, राइट, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आकृति हुई है, देखो ये क्या दर्पण हो रहा है, देखिए दर्पण में क्या हो रहा है, उल्टा बन जा रहा है, ठीक है। देखिए ये जो था ये उल्टा हो जा रहा है, तो अगर इसका दर्पण बनाएंगे, ठीक है, लिखा नहीं है बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। अगर हम दर्पण, इसकी दर्पण आकृति बनाएंगे तो ये जो होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, ये इस टाइप से बन जाएगा, एरो हमारा ऊपर को ही रहेगा, ये इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, एरो यहाँ पे आ जाएगा, और अगला जो त्रिभुज था, ये नहीं सॉरी, ये पंचभुज था जो, ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप का फिगर देखना है कौन सा बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस टाइप का फिगर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 28वां है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए आयत के क्वेश्चन पूछता है, आप क्या करें, नंबरिंग वगैरह करके इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए डालेंगे, ठीक है, उसके बाद ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप नंबर लिखिएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे
तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 29वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए अब यहाँ पे ये देखना है कि जो फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ये इस फिगर में हमको देखना है कि ये सेम फिगर अंदर कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम पहले फिगर में देखते हैं, ठीक है, अगर हम पहले फिगर में इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जो हमारा फिगर था इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, बीच ये वाला बन गया। उसके बाद नीचे साइड हमारा, ठीक है, ये बन गया, ये वाला, ठीक है, ये दोनों बन गए। अब इसके बाद देखिए ये वाला, ये तो ये वाला भी मेरा मिल गया यहाँ पे। तो फर्स्ट में मुझे आंसर मिल गया, हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब। आप देखिए एक वाटर वाला पूछता है और एक मिरर वाला पूछता है, ठीक है, दर्पण पूछता है, एक जल पूछता है। अब जल प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा नीचे बनता है, ठीक है, नीचे साइड को बनता है। तो कैसे बनेगा, जो ये वाला रहेगा, ठीक है, तो ये आपका यहीं पे रहेगा ब्लैंक वाला पूरा, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा डॉट डॉट वाला, ये यहाँ पे नीचे ऊपर हो जाएगा। तो इस टाइप का हमारा देखना कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये और ये दोनों ऊपर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। जल प्रतिबिंब नीचे को बनता है, दर्पण इधर बनता है, ठीक है, इसको आप हमेशा याद करिएगा। चलिए 31वां क्वेश्चन है, अब हम करेंगे यहाँ पे अपने कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, डायोर्म, डोप, डिगास या फिर बाउस। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका डिगास कहा जाता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर या फिर ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं यहाँ पे, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो 33वां क्वेश्चन है, PSW, ठीक है, PSW किसका घोतक है। ठीक है, प्रोसेस स्टैंडर्ड वर्ड्स, प्रोसेसर स्टेट्स वर्ड या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या फिर प्रिमिटिव स्टेटस वर्ड। ठीक है, तो PS जो W है, ठीक है, तो किसका है ये, तो ये है आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का। ठीक है, चलिए अगला है 34वां, URL। ठीक है, विस्तृत रूप क्या है, देखिए इसकी फुल फॉर्म पूछी है URL की, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करिएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में दूसरे से भेजा गया है कहलाता है फिशिंग, स्पूनिंग, ठीक है, स्पूफिंग, स्पैमिंग या फिर स्नैपिंग। तो क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस में पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसको स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में क्या होता है, दूसरे से भेजा जाता है, ठीक है, कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है 36वां, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वाइसराय था। देखिए वाइसराय की वीडियो मैंने इससे पहले बनाई भी हुई है। ठीक है, आप जाके देखिए, वहाँ पे जितने भी गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे, ठीक है, स्वतंत्रता तक अंग्रेजों के टाइम से, तो वो सब उसकी इंपॉर्टेंट उनका जो टाइम पीरियड था वो साथ में उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क थे। ठीक है, उनके कार्यकाल में जो चीज़ें हुई उसके ऊपर एक 35 मिनट की वीडियो बनी हुई है, जिससे आपके वाइसराय पूरे कवर हो जाएंगे, आप उसको जाके देखिएगा। ठीक है, लिस्ट में है वो। चलिए, तो भारत का पहला वाइसराय कौन था, लॉर्ड कार्निवलस, हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1858 जो क्रांति हुई 57 की, उसके बाद से ये बने थे, तो इनसे इंपॉर्टेंट है, 1858 से लेके 1862 तक ये रहे थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, और यहीं से पहले ही वायसराय कहना इनको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, पुरोहित का, शूद्र का, सेनानी का या फिर सोमरस का। तो किसका मिलता है, तो इसमें मिलता है आपका शूद्र का मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो सनातन धर्म है चौथा और अंतिम वर्ण है शूद्र था, इसकी चर्चा ऋग्वेद किसे मिलती है, आपको 10वें मंडल में मिलती है। किसे मिलती है, 10वें मंडल में। ठीक है, और इसका जो अन्य 3 वर्गों में जो सेवा करना शिल्पकला और माना गया है। ठीक है, मतलब इनका जो कार्य है अन्य 3 वर्णों की सेवा में, ठीक है, तो इसमें करना एक शिल्पकला माना गया है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, ब्रह्मा के पैरों से मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। चलिए अगला है 38वां क्वेश्चन, तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी है, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बाबर या फिर जहांगीर के द्वारा। तो तुगलकनामा बुक किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत,
भारत बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में, जो सर क्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में, सीमा विवाद है, ठीक है। तो जो सर क्रिक थे, तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा थी 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारी एस्चुरी है, ठीक है। ये कहाँ पे है, गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में कच्छ है ना, उसके रीजन में है, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच में कौन है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, इसको भी आप याद करिएगा। चलिए 40वां है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रामायण, महाभारत, जातक कथा या फिर पंचतंत्र कहानियां, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, तो ये है आपकी जातक कथाएं हैं, ठीक है। जो अजंता की गुफाएं हैं आपकी, ये क्या है, जातक कथाएं, किससे, बौद्ध धर्म, किससे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसको भी आप याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पूर्वोत्तर हिमालय में या फिर पश्चिमोत्तर हिमालय में, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्टली कट कर दो, ठीक है। ये क्या है, जो हिमाद्री है एक स्पेस रिसर्च सेंटर है, ठीक है। ये पड़ता है आपका हिमाचल आर्कटिक में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42वां, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय पार्क, ठीक, जो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ठीक है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटका में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, सिम्पलीपाल है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, रिसेंट में यहाँ पे देखा होगा, ये सिम्पलीपाल वगैरह जो भी है, ठीक है, कान्हा हो गया एमपी में, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोडर ने या फिर ट्रांसले ने, ठीक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, तो इसको आपने ट्रांसले ने परिभाषित किया था, ठीक है। और कब किया था, 1935 में किया गया था, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला 44वां क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये अभी रिसेंट में उत्तराखंड का जो 2022 का पीसीएस का एग्जाम था, वहाँ भी पूछा गया था कि वर्ल्ड की सबसे, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे, जो आपका चिली पेरू है, ठीक है, तो वहाँ पे वहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई प्रशिक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, ठीक है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो फसल कटाई परीक्षण है, इसका जो इंपॉर्टेंट जो कार्य किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका फसल कटाई, ठीक है, जो उपज का अनुमान लगाने के लिए, कितनी उपज वगैरह हो रही करके, ठीक है, जिसमें कपास, बाजरा, धान, मक्का आदि 4 फसल कटाई का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। और एक औसत निकाला जाता है किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है करके। चलिए 46वां है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए अब दो चीज़ें हैं, एक मूल अधिकार है, एक मूल कर्तव्य भी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आप यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पेन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप नोट्स पाएंगे लिखना है या फिर सुन लेना, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जो मूल कर्तव्य में है, पहले इसको देखे थे तो आर्टिकल अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। पहली बात इसको आप याद करिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बाद में ऐड हुए थे, पहले हमारे मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, ठीक है। अब अगली बात, अभी करंट में यहाँ पे 11 हैं, ठीक है, इनको याद रखिए, 11 मूल कर्तव्य हमारे। अब देखिए पहली बात यहाँ पे आती है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार ही इनको यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है। अब आता है यहाँ पे आर्टिकल, हम अगर मूल अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल हमारा 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकारों की बात यहाँ पे करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भाग आपका 3 है। चलिए इसके बाद आता है आपका 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी आते हैं, ठीक है, जो भाग 4 में है। पर 51A है जो, ये हमारा किसकी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, मतलब हमारे कर्तव्य क्या है, ठीक है। चलिए 47वां क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 47वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री वगैरह बनते हैं तो उस टाइम ये आर्टिकल बहुत काम आता है। तो मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है आपके मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है, ये करता है आपकी मुख्यमंत्री की। फिर मुख्यमंत्री के सलाह पे ही जो आपके अदर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो उनको अपॉइंट करता है राज्यपाल, पर उसके लिए कौन देता है यहाँ पे रिकमेंडेशन, वो आपका मुख्यमंत्री देता है, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे है, वोटर्स डे, ठीक है। देखिए अभी इलेक्शन भी खत्म हुए हैं, पता है, तो वोटर्स डे के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले इसमें हम टिक करते हैं, नेशनल वोटर डे आपका 25 जनवरी को बनाया जाता है। अब साथ में सुनिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है,
एक क्वेश्चन हमेशा नेट जो डे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मंथली वाइज एक बार जाके इन सबका देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं। जैसे आपका पॉपुलेशन डे होता है, वन्यजीव होता है, जनसंख्या, या फिर उसके बाद जो होता है आपका अभी स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे बनने वाला है 23 अगस्त को, ठीक है। तो इसको भी आप याद करिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब साउथ पोल पे जो अपना चंद्रयान 3 गया था तो लैंड उसके बाद ही ये बनाना शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका पंचायती राज डे है 24 अप्रैल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद करिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए 49वां है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947 से। तो पूर्णतः जो लागू हुआ था संविधान, ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, बट बन के रेडी हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी दिन को हम नेशनल लॉ डे करके बनाते हैं, ठीक है। संविधान देवी कहा जाता है 26 नवंबर को। 50वां है, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये जो है एपेक, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन एपेक जो सार्क के, शायद सार्क को हो या फिर एपेक हो, इनके हमेशा ये कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जकार्ता है, काठमांडू है, सिंगापुर है, फिर ब्रुसेल्स में है। तो जो एपेक है इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आपका सिंगापुर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें 21 देश हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 51वां क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप वहाँ पे कुछ वो देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो इसके ऊपर चाहिए। 51वां है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था। विनिवेश के लिए, बैंकिंग सुधारों के लिए, कर सुधार के लिए, या फिर विदेशी व्यापार के। अब देखिए जो ये समितियां हैं, ठीक है, जो कमिटीज़ बनी थी, इनके ऊपर से भी क्वेश्चन अभी रिसेंट में ट्रेंड देखा है उत्तराखंड के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं खाली भी आपको पूरा कुछ भी नहीं करा देता हूँ, मुझे लगता है कि जो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड में, मैं उन्हीं को कवर करवाता हूँ, क्योंकि करवाने को तो बहुत कुछ है, ठीक है। मैं अगर स्टार्ट से कोई भी बुक फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँ लास्ट तक करवाने में आराम से आप मैं 2-3-4 महीने ले सकता हूँ एक सब्जेक्ट में, पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग बुक तो पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट मैं आपको सिलेक्टेड वही करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और अपना स्कोर जो है उसको बूस्ट कीजिए, ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए। इसलिए जो कमिटीज़ हैं इसके ऊपर अभी उत्तराखंड के जो 4 एग्जाम हुए थे रिसेंट में, ईओ का एग्जाम हुआ था, आरओ का एग्जाम हुआ था, साथ में वीडियो का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे कमेटी के बारे में एक एक क्वेश्चन डाला गया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो समितियाँ हैं वो डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं छूटने हैं, ठीक है। तो जो आपका रंगराजन समिति है, तो इसका संबंध था आपका बैंकिंग सुधार से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। जो रंगराजन समिति का गठन किया गया था 1988 में इसको किया गया था, ठीक है। तो बैंक के उद्योगों के सुधार के लिए सी रंगराजन जो थे उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और इनके द्वारा 1994 में 1954 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, ठीक है। चलिए 52वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गेट कार्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। पेरिस में 1958 में, न्यूयॉर्क में 1948 में, रियो डी जेनेरियो 1948 में, या जेनेवा 1948 में, ठीक है। जो गेट है, ठीक है, ये कब बनाया गया, जिसको अभी नया नाम हो गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1995 में इसको नाम दे दिया गया था WTO, ठीक है। तो इसका जो ये स्थापित कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था जेनेवा 1948 में, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी देखा होगा स्टेटमेंट वाले आपने। तो ये किया गया था, ये इसमें से आपका दोनों क्या है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो भारतीय जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1 जनवरी 1950 को किया गया था, इस सॉरी 1949 को किया गया था, ठीक है। इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 को इसका किया गया था, ठीक है। और तब से लेकर क्या है, केंद्र सरकार क्या करे, बैंक का स्वामित्व में है, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको भारत का केंद्रीय बैंक इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं ये आप सबको पता ही है, क्या कहता है, करेंसी नोट जारी करता है, यही करता है। साथ में सरकारी बैंक का कार्य करना, बैंक का कार्य यही करता है, बैंकों को बैंक का कार्य करना, ठीक है, मेन बैंक इसको माना जाता है। फिर विदेशी विनिमय का नियंत्रण यही करता है, कृषि वित्त की व्यवस्था भी यही करता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट काम है, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं इतने आपको बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए 54वां क्वेश्चन है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है, ठीक है। आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचांक, शिक्षा संबंधी सूचांक,
स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक जो इंडेक्स होता है, बेरोजगारी संबंधी इंडेक्स, इनमें से कौन सा नहीं देता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से आधारित संरचना एवं सुख साधन इंडेक्स जो है उसको नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला है 55वां क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था शुरू किया गया था, कब किया गया था? नहीं हुआ था, मतलब शुरू हुआ था किसके लिए? औद्योगिक लाइसेंस नीति को वास्तविक बदलाव के साथ। देखिए एलपीजी रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इनको बोला जाता है। तो औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी निवेश में कार्यविधि औपचारिकता दूर करने के साथ, या कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। ठीक है, तो 24 जुलाई आपका 1991 में ये सरकार ने औद्योगिक नीति के व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस नीति में क्या हुआ था कि कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, अब जैसे आप वेपन बनाओगे तो उसके लिए तो आप सरकार छोड़ नहीं सकती है, उसके लिए तो आपको लेना पड़ेगा। अब आप बॉम्ब बना रहे हो तो उसके लिए तो सरकार की लाइसेंस लेनी पड़ेगी ना आपको। अब इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ, ठीक है, कुछ कंपनियों को, जैसे आप मिसाइल नहीं बना सकते हो, उसको सरकारी वो बनाएगी या फिर लाइसेंस से लेके बनाओगे। बाकी आप कपड़े की मिल खोल रहे हो या कुछ खोल रहे हो तो वो आप डायरेक्टली भी वहाँ पे खोल सकते हो। ठीक है, कुछ खाने की चीज़ें बना रहे हो तो उसमें आपको लाइसेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मेन कारण ये था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आप जैसे रेलवे वगैरह जो से बनाते हैं तो उसके लिए सरकार की परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, खासकर आप ऐसे आपको डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह, बॉम्ब हो गया, वेपन हो गया, इनके लिए खासकर आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, या आप कोई केमिकल वगैरह बना रहे हो। ठीक है, चलिए 56वां क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, मिशन में 115 दिन का ये मिशन था आदित्य L1। ठीक है, सूर्य मिशन था, सूर्य के लिए भेजा गया मिशन था। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता? तो PSLV C57, PSLV C59, ठीक है, पोलर व्हीकल इसको लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। ठीक है, PLV की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, PSLV C16 या फिर GSLV MK7। तो किसको जो आदित्य L1 था वो भेजा गया था आपका PSLV C57। ठीक है, इसको याद करिएगा। और 2 सितंबर को, ठीक, कब? 2 सितंबर 2023 को ये भेजा गया था। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए 57वां क्वेश्चन है। 95वें ऑस्कर में नाटू नाटू गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया। इसके संगीतकार कौन है? इंपॉर्टेंट था ये, जो त्रिपुराल मूवी थी, ठीक है, उसका ये सॉन्ग था नाटू नाटू। AR रहमान, एम किरावणी, चंद्र बोस या फिर SS राजामौली। ठीक है, इन दोनों में से है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है। तो SS जो MS, ठीक है, MS कीरावली थे वो थे। ठीक है, इसके ये तेलुगु फिल्म है। ठीक है, तेलुगु फिल्म जो नाटू नाटू, उसको ऑस्कर के लिए भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था और इसने इतिहास रच दिया था। ठीक है, वहाँ पे। चलिए अगला है 58वां। निम्न में से किस भारतीय लघु फिल्म ने वर्ष 2023 का ऑस्कर पुरस्कार जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स, मुंबई माफिया, एक्सेस मिडिल ईस्ट या फिर किकिंग ऑफ। ठीक है, जो एलिफेंट विस्पर्स है शॉर्ट फीचर फिल्म थी। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पे 90 में ऑस्कर जीता गया था और ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रोडक्शन को डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलिए 59वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटका है। ठीक है, जो कर्नाटका राज्य है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और भारत में कुल कॉफी का लगभग 70% बोला जाता है कि उत्पादन कॉफी का यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए 60वां क्वेश्चन है यहाँ पे। बेरिंग जलसंधि किसको जोड़ती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, या हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। तो किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर क्या करता है? बेरिंग जलसंधि यहाँ पे जोड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो ये थे हमारे जैसे क्वेश्चन। अब आएंगे हमारे यहाँ पे स्टार्ट उत्तराखंड के क्वेश्चन। ठीक है, अब उत्तराखंड के हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे और 5 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के रहेंगे, वो भी उत्तराखंड रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन है। विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और गंगा, अलकनंदा और विष्णुगंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विष्णुगंगा अलकनंदा जो है आपका ये उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी एंड धौलीगंगा नदी के संगम पर बसा है। किसमें? धौलीगंगा और अलकनंदा। इसको आप याद करेगा, जो पंचप्रयाग में से एक है। ठीक है, चलिए 62वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के भंडार किस जिले में है? ठीक है, अगर उत्तराखंड में अगर मैग्नेसाइट के भंडार हम देखते हैं तो बागेश्वर में है, चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, या सभी जगह है। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो ये है आपके
इन सभी जगह है, ठीक है, बागेश्वर में भी, चमोली में और पिथौरागढ़ में भी। चलिए 63वां क्वेश्चन है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को, राम ब्रह्मचारी को, हेनरी को, या फिर महाराजा सुदर्शन शाह को? सो किसको दिया जाता है? इसका श्रेय दिया जाता है आपका विल्सन को दिया जाता है, ठीक है। तो विल्सन के द्वारा ही राजमा और आलू की खेती शुरू की गई थी। और आलू की खेती अभी भी आप देखेंगे, आलू काफ़ी फेमस है, और अभी भी नैनीताल आलू करके, बिहार में जो आलू बिकता है वो नैनीताल आलू करके ही बिकता है, ठीक है। चलिए 64वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मृदा है मरुस्थलीय, दलदलीय, पर्वतीय या फिर क्षारीय? तो कैसी है? तो उत्तराखंड की मृदा क्या है आपकी? पर्वतीय है, ठीक है। कैसी है? पर्वतीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर सिक्किम में? तो नंदा देवी कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये माना जाता है कि नंदा देवी उत्तराखंड सबसे ऊंची चोटी है। साथ में नंदा देवी पर्वत शिखर भारत की दूसरी, विश्व की 23वीं, भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी इसको माना जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 78-17 मीटर। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अभी जिस समय पूछा भी जा रहा है। और 1988 में यूनेस्को ने विश्व साझ में इसको, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए 66वां है, होम रूल लीग अल्मोड़ा में संस्थापक सदस्य कौन थे? जो होम रूल लीग अल्मोड़ा में जो बनी थी, संस्थापक कौन थे? मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद्र या फिर ये सभी? तो कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? ये सभी थे, ठीक है। कौन थे? ये सभी लोग थे। 67वां क्वेश्चन है, चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? वैष्णव के, शैव के, बौद्ध के या फिर जैन के? ठीक है, तो ये आपके शैव उपासक थे, ठीक है। जो चंद्रवंश था, इसके ये शैव के उपासक थे। साथ में जो चंद्रवंश का संस्थापक आपको पता है कौन थे? सोमचंद थे, ठीक है। अभी रिसेंट में मैंने एमसीक्यू उत्तराखंड की जो परीक्षा वाली एमसीक्यू बुक है, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज की, जो उसकी प्रैक्टिस वर्क बुक, उसकी मैंने सीरीज शुरू कर रखी है। एमसीक्यू डेली में, उसमें चैप्टर वाइज आधे घंटे में आपके 50 क्वेश्चन में डेली कवर करवाता हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है, जिसमें हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप उसको देखिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी खासी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने बुक्स पढ़ ली हैं, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, अपने आप को एक कंफर्ट जोन पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन, माता पार्वती की अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? लाकू गुफा, ढिकुली से या फिर मेखंडा से या फिर लोयलथाप से? तो ठीक है, तो ये कहाँ से मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जिससे में पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। ये मेखंडा से मिली हुई है, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे जगमोहन सिंह नेगी, भवानी सिंह रावत, श्रीदेव सुमन या फिर शोभन सिंह जीना? ठीक है, तो कौन थे? ये थे आपके भवानी सिंह रावत जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्न कथनों में से विचार कीजिए। सगोली की संधि हुई थी 1815 में, के अंतर्गत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि में अपना दावा छोड़ना स्वीकार कर लिया था। गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया था। सगोली संधि के अंतर्गत गोरखाओं में ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बनी थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही है, ये पूछा गया है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2 और 3 दोनों, केवल 3, या कथन सभी सत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ओनली यहाँ पे 3 सही है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो 15 मई 1815 को क्या हुई थी? सगोलों की संधि हुई थी, ठीक है। गोरखा सरदार अमर सिंह थापा थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आपका थर्ड यहाँ पे राइट रहेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना के अंतर्गत धारसू पवार स्टेशन को कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2001, वर्ष 2005, वर्ष 2007 या वर्ष 2008 में? ठीक है, तो जो मनेरी भाली परियोजना है आपकी, ठीक है, तो ये इसकी जो धारसू पावर स्टेशन था, ठीक है, ये शुरू किया गया था आपका 2008 में, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शारदा नहर किस स्थान से निकलती है? ठीक है, सॉरी कहाँ से निकाली गई है? बनबसा, चंपावत, भीमगोड़ा, हरिद्वार? ठीक है, ये तो होगा नहीं। बिनसर, अल्मोड़ा ये भी नहीं होगा, क्योंकि शारदा रिवर आपका चंपावत में है, सीमलपुर, पिथौरागढ़। तो आपका बनबसा चंपावत से निकाली गई है, ठीक है। इससे पहले इसको काली कहा जाता है, बट बाद में इसका नाम शारदा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये बाद में यूपी में चली जाती है। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाय का उद्योग किस जिले में किया जाता है? अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर या इन सभी में? तो वहाँ पे कहाँ पे किया जाता है? तो इन तीनों जिलों में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। 74वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत श्रेणी ए के अंतर्गत राज्य में कौन से क्षेत्र आते हैं?
पिथौरागढ़, रामनगर, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर। ठीक है, तो कौन से आते हैं? तो ये आता है आपका पिथौरागढ़ आता है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, खतुरकुआ त्योहार किस माह मनाया जाता है? माघ, अश्विन, कार्तिक या फिर पौष में। ठीक है, 17 सितंबर को खतुरकुआ त्योहार मनाया जाता है और ये आपका आता है अश्विन माह में। कब आता है? अश्विन माह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 76वां क्वेश्चन, महासु देवता के रूप में किस देवता की पूजा जांगड़ा पर्व में होती है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या गणेश? तो किसकी होती है? तो ये होती है आपकी शिव की होती है। ठीक है, जो महासु देवता के रूप में शिव की पूजा जागरा पर्व में होती है, ये मंदिर कहाँ पे है आपका? भारत के देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में देहरादून में है। और जहाँ पे कहाँ है? हनोल में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हनोल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 77वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करने की लोक चित्रकला को कहते हैं? ऐंपण, बार बूंद, वसुधारा चित्र या फिर प्रकीर्ण? तो क्या कहा जाता है इसको? बार बूंद कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? एक ही नमूने से पूरे चित्र को क्या कहते हैं? चित्रकला की जाती है इसके ऊपर, और परंपरा अनुसार इसको एक निश्चित बिंदु से बनाकर उसको रेखाओं में जोड़कर दीवारों पर नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बिंदु से अलग अलग उसको शेप दिया जाता है, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सोमनाथ मेला लगता है अल्मोड़ा में, देहरादून में, चंपावत में या फिर उत्तरकाशी में? तो ये कहाँ पे लगता है आपका? ये लगता है अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा में कहाँ पे? रानीखेत में। ठीक है, और कब लगता है? बैसाख में। बैसाख कब होता है आपका? बैसाख होता है आपका मई के महीने में। ठीक है, मई के मंथ के टाइम पे। और साथ में मई के कहा जाता है कि अंतिम, अब जो उस एरिया से होगा उसको पता होगा ज़्यादा, जो अल्मोड़ा रानीखेत से होगा, मई के लास्ट जो अंतिम रविवार होता है, संडे होता है। ठीक है, उसमें लगता है। और इस मेले को जो पशुओं का जो क्या कहते हैं कि क्रय विक्रय, मतलब यहाँ पशुओं का मेला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ चलिए 79वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को कुमाऊं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? सिराली, मचकुमैया, बाबरी या फिर जोहारी को? ठीक है, जो मचकुमैया है, ठीक है, इसको कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बोला जाता है गढ़वाली की उपबोली है। क्या है? उपबोली है। चलिए अगला है 80वां, उत्तराखंड में गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाली रेजिमेंट 11 जनवरी 1869, 5 मई 1887, 2 जून 1893, 30 जुलाई 1882। ठीक है, तो 5 मई 1887 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 81वां क्वेश्चन, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? ये आपका पंतनगर में जीव बंद यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे ये बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था ये। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? नैनीताल, देहरादून, रुड़की या फिर नरेंद्र नगर में? तो कहाँ पे है उच्च शिक्षा निदेशालय? ये आपका नैनीताल में है। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के पंचबद्री में शामिल है बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगाधान बद्री, भविष्य बद्री। वृद्ध बद्री, आदि बद्री, केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, महेश्वरम, बद्रीनाथ, योगध्यान, आदि बद्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या हरिद्वार? ठीक है, तो इसमें से कौन सा अवस्थित है? तो यह है बद्रीनाथ, आदि बद्री, बृहद बद्री, योगदान बद्री और भविष्य बद्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 84वां क्वेश्चन, माझी वन की फूलों की घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के साथ किस अन्य राज्य की सीमा पर लगती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान में? तो आप देखिए उत्तरकाशी की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे लगेगा आपका? हिमाचल प्रदेश से लगेगा। ठीक है, इस टाइप से उत्तराखंड का अगर हम मैप बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, तो ये वाला रीजन जो है आपका उत्तरकाशी, तो इधर पे बात कर रहा हूँ, यहाँ आपका हिमाचल हो गया। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? नौठा कौतिक उत्सव, छोलिया नृत्य महोत्सव, सालंग नृत्य महोत्सव या फिर दीप महोत्सव? ठीक है, तो कौन सा है? तो यह नौठा कौतिक उत्सव जो है इसको हिमालयन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बोट हाउस क्लब की स्थापना कहाँ की गई है? हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल या फिर ऋषिकेश में? तो कहाँ पे की गई है? तो ये की गई आपकी नैनीताल में की गई है। ठीक है, 87वां क्वेश्चन है, वारुणी पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ होता है उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से, हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से? तो कहाँ से होता है? तो प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की त्रयोदशी को, खासकर ये आपका कहाँ पे होता है? उत्तरकाशी में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? उत्तरकाशी में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 15 किलोमीटर श्रद्धालु क्या करते हैं? पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
उत्तराखंड के किस जनपद में समूह में स्थित है? ठीक है, अब यहाँ पे जिम कॉर्बेट पार्क की बात करें, ठीक है, पिथौरागढ़ चंपावत, नैनीताल पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर, चमोली रुद्रप्रयाग। तो आपका नैनीताल एवं पौड़ी में है, ठीक है, जिम कॉर्बेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। 89वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट पार्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका क्या है, विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इसने अपना कर रखा है, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था की गई थी? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो था, इसके अधीन वन्यजीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में किस जनपद में है? ये आप सबको पता है, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। तो ये आपका चमोली में है, ठीक है। कहाँ पे है? आपका चमोली में है, ठीक है। 92 है, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ठीक है। तो कौन है? तो ये है कल्याण सिंह रावत है, इंपॉर्टेंट है। साथ में इनके द्वारा 1996 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो युवतियाँ होती हैं, ठीक है, अविवाहित युवतियाँ होती हैं, इसमें ये क्या करती हैं, पेड़ यहाँ पे पौधों का रोपण का करते हैं, एक प्रचलन टाइप का है, ठीक है, खासकर गढ़वाल में है ही ज़्यादा। अगला है 93वां क्वेश्चन, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये। तो कितनी दी जाती है? तो ये आती है आपकी 10,000 रुपये दी जाती है, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में लैब सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है ताकि HIV सहित अन्य महत्वपूर्ण ब्लड सैंपल की जांच की जा सके? लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना, रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना, आयुष्मान लेबोरेटरी नेटवर्किंग या सार्वभौमिक लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना हो जाएगी, ठीक है। इन क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा, अभी रिसेंट में इसको ऐसे क्वेश्चन में हम फोकस नहीं करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का हिंदू आबादी कितना प्रतिशत है? ठीक है, खासकर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि ये रिलीजियस मैटर वाले थोड़े होते हैं, पर क्वेश्चन डाले हैं तो आप इनको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो कितनी परसेंट उत्तराखंड में जो हिंदू आबादी 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये है 82.97%, ठीक है। और इसमें अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो 13.95 है। साथ में अगर सिख की बात करेंगे तो 2.34% है। और साथ में ईसाई की बात करेंगे तो ईसाई आपके 0.37 के आसपास है, ठीक है। और बौद्ध आबादी है 0.15 और जैन आबादी है 0.001%, ठीक है। चलिए 96वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट में करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी, उपरोक्त कोई नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 97वां क्वेश्चन, देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ठीक है। जो आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून में हुई थी अभी, तो उसकी जो अध्यक्षता की गई थी तो ये की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। उसका उद्घाटन शुभारंभ किया गया था और ये 8 से 9 दिसंबर को हुई थी 2023 में, ठीक है। 98वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड के सभी उत्पादों के लिए एक ब्रांड के नाम को लॉन्च किया है। उत्तराखंड फ्रेश, हाउस ऑफ हिमालयाज, हाउस ऑफ उत्तराखंड या फिर न्यू उत्तराखंड, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपकारी में, ठीक है। तो ये है आपका हाउस ऑफ हिमालय, इसको याद करिएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 दिसंबर 2023 को इसका एक नाम दिया गया, ठीक है। क्या किया? वैश्विक जो सम्मेलन में आए हुए थे देहरादून में, तो हाउस ऑफ हिमालय करके लॉन्च किया गया। और हाउस ऑफ हिमालय आज उत्तराखंड का एकमात्र राजकीय ब्रांड होगा, ठीक है, राजकीय ब्रांड, ठीक है, जो याद करेगा। और हिमाद्री, हिलाइंस सहित अधिकतर समितियां क्या करेंगी इसमें, इस नाम से क्या करेंगी, चीज़ों को बेचेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनका मेन कारण वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मतलब उत्पादों को एक मतलब अलग से एक बाजार मिलना या फिर एक नाम मिलना है, इसलिए लोग यहाँ पे क्या करें, लोग इसमें चीज़ों को बेच सकेंगे, ठीक है। 99वां है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण के अनुसार उत्तराखंड किस जिले में सर्वाधिक भूस्खलन की दशाएं दर्ज की गई हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये है आपकी
चमोली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चमोली, दूसरे में रुद्रप्रयाग और तीसरे में आता है आपका केरल। तो ये 3 भारत के सबसे बड़े जिले हैं। ठीक है, केरल का कोई जिला है एक जहाँ पे जो कि टॉप 3 में, और टॉप 2 में इंडिया जो उत्तराखंड के 2 है, चमोली और रुद्रप्रयाग है। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा, अति संवेदनशील श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, उसके चलिए अगला है 100वां क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस स्थान पर 60 क्विंटल वजनी कांसे की भव्य ओम की आकृति स्थापित की गई है? जागेश्वर धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम या फिर देवप्रयाग? तो ये की गई है आपकी केदारनाथ धाम में स्थापित की गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। चलो, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, साथ में कोई भी एग्जाम आता है या किसी भी नई जो भर्तियाँ निकलती हैं, नोटिफिकेशन आता है आयोग के थ्रू या इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह होती है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे एक्टिव रहिए क्योंकि आपको एग्जाम वगैरह की डेट का यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ में MCQ सीरीज है उत्तराखंड की। ठीक है, इसको वीडियो देखिए, परीक्षा वाणी की। साथ में अब ये 25 पेपर हमारे हो गए हैं। अब मैं यहाँ से एक अलग टाइप से पेपर लेके आऊँगा। ये 25 पेपर को आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ में अब मैं इस नई जो सीरीज शुरू करूँगा, प्रैक्टिस पेपर की सीरीज शुरू करूँगा। ठीक है, तो अब उसको यार जरूर देखिए। एग्जाम जब तक एग्जाम होगा आपकी, मैं आपको 50 से 100 पेपर ऐसे करा दूंगा जहाँ से आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वहीं रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।